जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप में से बहुत से बच्चे जो है वो यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे जो कार्तिक सर है उन्होंने एक क्लास डाला था, जो मैथ की क्लास थी, उसने उन्होंने वो डाला था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे वगैरह आपको हल करना है। तो उन पे काफ़ी आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं भी आपको थोड़ा साइंस में, फिजिक्स में जो भी 9th और 11th क्लास के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आपका जो चैप्टर है उस यशस्वी योजना का, तो उसमें एक चैप्टर है गति, ठीक है। गति क्या होती है? गति दो प्रकार की होती है। एक तो विरामावस्था, ठीक है। विरामावस्था मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी वो कोई गति नहीं कर रही, वो अपनी जगह पर जैसी थी वैसी है, तो वो विरामावस्था में अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होती है गतिशील। गतिशील मतलब वो स्थिर नहीं है, वो चल रही है, जैसे चलते हुए पंखे की गति, चलती हुई साइकिल की गति, वो क्या है? गतिशील अवस्था में है, ठीक है। और कोई रुकी हुई वस्तु होती है जैसे साइकिल है, पंखा है वगैरह, जो भी आप मान सकते हो, झूला वगैरह, तो वो क्या है? स्थिर है, विरामावस्था में है, ओके। विरामावस्था में उसका वेग 0 होता है, आपको पता है ये सभी चीजें। तो ये चीजें मैंने आपको गति के विषय में समझा दिया है। अब नेक्स्ट है गति कितनी, वो गति के प्रकार क्या होते हैं? एक तो सरल रेखा में, सरलरेखी गति। सरलरेखी गति किसे कहते हैं? एक सीधी रेखा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? सरलरेखी गति। जैसे ये सीधा पथ था आपके पास, तो आप इस पथ में जो भी गति तय करोगे वो कौन सी गति होगी? सरलरेखी गति होगी, ठीक है। एक होती है विर्तुल। विर्तुल यानी एक वर्त के चारों ओर, यानी वर्ताकार फील्ड के चारों ओर की गई गति को क्या कहते हैं? वर्तुलाकार गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दोलन गति। दोलन गति जैसे आपने कोई घड़ी देखी होगी, ऐसे उसके ऊपर ये टाइम वगैरह होता है और ये एक पेंडुलम होता है, वो ऐसे गति करता है, ठीक है। तो वो कौन सी गति होती है? दोलन गति होती है। जैसे आप झूले की गति मान सकते हो, या फिर वो घड़ी बता रहा हूँ मैं आपको, घंटाघर के पास जहाँ पे भी आपको मिले, उसके ऊपर जो ये गति होती है ना, वो दोलन गति होती है, ठीक है। और एक होती है गुणन गति। गुणन गति का उदाहरण है घड़ी, घड़ी वगैरह गुणन गति का उदाहरण है, ठीक है, ओके। तो ये गति मैंने आपको समझा दिया है। फिर आती है एक समान गति और एक असमान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं? यानी समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई समान दूरी को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं, ठीक है। जैसे एक घड़ी है, अब आपको पता है कि यहाँ पे 12 होते हैं, 1 2 3 4 ऐसा वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेकंड में, यानी समान समय अंतराल में, ये समान समय अंतराल है, ये समान समय अंतराल है, इसमें तय की गई समान दूरी, ठीक है। यानी समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी। इसी प्रकार इस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 5 सेकंड में नेक्स्ट 5। तो समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं, ठीक है। और एक होती है असमान गति। असमान गति यानी समान समय अंतराल में तय की गई असमान दूरी को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, वो भीड़ में आप जब साइकिल चलाते हो तो कहीं पे आप फास्ट चला लेते हो, कहीं पे धीरे चलाना पड़ता है, तो वो असमान गति के उदाहरण है, समझ गए। ये चीजें आपको आनी चाहिए। आपको पूछ सकता है कि कौन सी गति है, कौन सा गति का प्रकार है, ठीक है। फिर आता है विस्थापन। ये चीजें मैं आपको इतनी रफली ऐसे बता रहा हूँ, इतने फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स है वो काफी नजदीक है, और एग्जाम को देखते हुए हमें बहुत तेज चलना होगा, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 10 दिन बचे हैं, और 10 दिन में आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमारे पास, वैसे हमने बच्चों को ऑफलाइन भी कोचिंग करवाया है यशस्वी योजना की। तो ये जो ये है, मैं फास्ट रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, तो आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा, विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, विस्थापन किसे कहते हैं? यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी था ये चैप्टर, अब 9th क्लास में भी है, आप 11th क्लास में पढ़ते हो कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वर्ड आपको लिखना जरूरी है कि न्यूनतम दूरी। अगर आप न्यूनतम दूरी वर्ड नहीं लिखोगे तो आपका जो भी क्वेश्चंस आप करने वाले हो वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं अपन? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने गति के प्रकार वगैरह आपको समझाने की कोशिश की है। तो विस्थापन किसे कहते हैं? यानी मान लो मेरे पास एक साइकिल है, मैं यहाँ ए बिंदु से चला, ठीक है, और जिस भी बिंदु से हम किसी वस्तु को दूरी का मापन करते हैं, जिस बिंदु को अपन मानते हैं कि ये वस्तु यहाँ से चली है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहलाता है। ठीक है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये मान लो ये मूल बिंदु है, यहाँ से कोई वस्तु चली और यहाँ पे बी बिंदु पर पहुंची, ठीक है, फिर इस बी बिंदु से वस्तु दोबारा चली और यहाँ पे पहुंची किस बिंदु पर? सी बिंदु पर। ठीक है, अब मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, और बी से सी के बीच की दूरी है मान लो 5 मीटर है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ ले कि वस्तु के बीच की दूरी बताइए, तो दूरी क्या होती है? दूरी की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई। तो दूरी क्या होती है? दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रियल पथ क्या कहलाता है? वास्तविक पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। यानी उसने कितना पथ तय किया है, कितनी पथ गया है वो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उसकी दूरी कहलाता है। ये दूरी की डेफिनेशन है। ओके, दूरी में आपको पता होना चाहिए दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है? कि ये दिशा विहीन है, इसमें दिशा का कोई योगदान नहीं होता। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक होता है सदिश, इसको स्केलर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको वेक्टर बोलते हैं। सदिश, सदिश यानी जिसमें दिशा हो ना, तो उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दूरी सदिश के पास दिशा और डायरेक्शन हो तो वो कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और आपको कहीं किसी भी राशि को पता करना हो कि ये सदिश है सदिश, तो आप देख लेना अगर उस सूत्र में विस्थापन आ रहा है, यानी विस्थापन आ रहा है किसी भी सूत्र में, अगर आपको पास वेग दिया हो तो आप विस्थापन निकाल सकते हो, त्वरण दिया हुआ तो विस्थापन निकाल सकते हो, बल दिया हुआ है तो विस्थापन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जिसमें विस्थापन आएगा वो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, फिर एक वस्तु थी जो ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक पहुंची और फिर बी बिंदु से चलकर सी बिंदु तक पहुंची। ठीक है, तो इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की? तो इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की? 10 + 5 = 15 मीटर तय की, आपको पता है। फिर आपको बताया इसने कि इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन भी तो पूछा है ना, विस्थापन क्या होगा? ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, तो विस्थापन भी क्या होगा इसका? 15 मीटर होगा, है कि नहीं? फिर किसी ने बोला कि ये जो बिंदु ए है ये पहले बी पर गई, फिर बी से वापस सी पर आ गई, तो इसने कितनी दूरी तय की? तो 10 तो ये, फिर 5 ये, फिर 5 ये दोबारा तय की, तो इसने कुल 20 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, और इस प्रोसेस में इसका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ देखो, ये ए बिंदु से गई पहले बी पर, बी से सी पर, तो सी से वापस बी पर, तो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो ये क्या है? इसको हो गया, इसका विस्थापन हो गया। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विस्थापन क्या होता है ना। तो ये विस्थापन हो गया इसका 10 मीटर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, वह दूरी के या तो बराबर हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे होगा? कि ये मान लो ए बिंदु से कोई वस्तु गई, पहले सी पे गई और सी से वापस ए पे आ गई, तो इसने दूरी तो 30 मीटर तय की, लेकिन प्रारंभिक बिंदु भी इसका यही है और अंतिम बिंदु भी इसका यही है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको विस्थापन के बारे में भी जानकारी मैंने दे दी है। ठीक है, और फिर आता है दूरी को किससे मापते हैं? आपने गाड़ी या फिर मोटर वगैरह में आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक मीटर लगा होता है। ठीक है, उसे ओडोमीटर कहते हैं, और ओडोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं? दूरी का मापन करते हैं। ठीक है, फिर आता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है?
औसत चाल होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लेना कि मतलब आपको कोई भी दूरी दी हुई है, कोई भी समय दिया हुआ है, तो पूरी दूरी को ऊपर ऐड करना है और पूरे समय को नीचे ऐड करना है। ठीक है, इसे जो भी आपके पास राशि प्राप्त होगी आपको, तो वो क्या होगी? कौन सी राशि होगी? औसत चाल प्राप्त होगी। ठीक है, फिर क्या करना है अभी आपको? औसत चाल बता दिया मैंने। फिर है वेग। वेग बराबर होता है औसत दूरी का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये मात्रक आपको याद करनी है। ठीक है, फिर वेग किसे कहते हैं? वेग कहते हैं विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन मैंने बता ही दिया, समय आप जानते ही हो। तो वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक विस्थापन को अपन मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये किसका हो गया? वेग का मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास त्वरण। ये चीजें मैं इतनी फास्ट इसलिए चला रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में भी आ जाए और आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा इस प्रोसेस में लिया गया समय। ये क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। त्वरण को ए से दर्शाते हैं, वेग को वी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अंतिम वेग को अपन वी से दर्शाएंगे और प्रारंभिक वेग को यू से दर्शाएंगे और टी को समय से दर्शाएंगे। ये इसका मात्रक हो गया, सॉरी सूत्र हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। अब आप जानते हो हमने पढ़ाई की वेग को किस में मापते हैं? मीटर बट्टा सेकंड में, और इस समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड बट्टे में आ जाएगा ना यहाँ पे, तो सेकंड से सेकंड मल्टीपल होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया वेग का सूत्र, त्वरण का सूत्र। वेग मैंने बता दिया, विस्थापन बता दिया। अब हमारे पास आता है बल। ठीक है, बल। बल क्या कहते हैं? बल कहता है कि द्रव्यमान और त्वरण इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? अपन बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं अपन। जैसे बल को अपन F से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से, तो बलमा। आपको याद रखना बलमा, M है ना, बलमा। तो बल का मात्रक एक तो न्यूटन होता है, इसको N से दर्शाते हैं। ठीक है, और एक मात्रक इसका क्या होता है? एक मात्रक इसका होता है, देखो द्रव्यमान का आपको पता है kg होता है, त्वरण का हमें पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये दो मात्रक आपको याद रखने, एक तो न्यूटन होता है और एक क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बल, क्लियर हो गया। फिर आता है अपना दाब। दाब क्या होता है? दाब क्या होता है बताइए? चलो मैं बता देता हूँ दाब क्या होता है। कोई उतारना चाहे तो वीडियो को थोड़ी स्पीड कम करके इसको देख सकता है, या फिर पॉज करके रोक कर आप इसको जो भी आप उतारना चाहिए वो उतार सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है दाब। दाब क्या होता है? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपन दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका पास्कल। ठीक है, और एक मात्रक क्या होता है? जैसे बल का न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का ए स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका एक मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एक क्या होता है? जैसे अपन बल को लिख दे kg मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर।
तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो एक मात्र क्या होता है इसका, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर, एक ये मात्रक होता है। ठीक है, ये मात्रक मैंने इसी सूत्र से निकाले हैं, एक तो पास्कल होता है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और एक केजी सेकंड स्क्वायर इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। तो ये मैंने पढ़ा दिया बल आपको। फिर आती है गति के समीकरण। तो हमारे पास गति के 3 समीकरण है। ठीक है, प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, द्वितीय समीकरण है, दूसरा समीकरण क्या कहता है हमें, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरा समीकरण हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 समीकरण है, वो भी आपको याद करनी है। वेग को मीटर होता है इसका, ये अंतिम वेग है, कैपिटल V अंतिम वेग, फाइनल वेग। ठीक है, u इनिशियल वेग, और a एक्सेलरेशन त्वरण, और t समय। तो ये मैंने आपको s यानी दूरी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है रफली। ठीक है, फास्टली, तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर आते हैं गति के समीकरण, गति के नियम। तो गति के 3 नियम है। एक तो होता है, पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। इसके अनुसार क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में नहीं रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यानी वो रुक नहीं रही है, वो भाग रही है कंटिन्यूसली, तो वो क्या कहलाता है, वो कौन सा नियम होता है, सॉरी, जड़त्व का नियम क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर भी नहीं रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, वह अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या करती है, विरोध करती है। जैसे आप बस में बैठे हो, आपकी बस चल रही है, अगर बस वाले ने भूल से अभी ब्रेक लगा दिया चलती बस में किसी कारणवश, तो आप आगे की ओर झुकते हो ऐसे। ठीक है, तो आप आगे क्यों झुके, क्योंकि आप गतिशील बना रहना चाहते हो बस की तरह, लेकिन बस ने आपकी गतिशील अवस्था का विरोध किया, आपको रोका, इसलिए आप आगे की ओर आए, तो यह क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और अगर आप कहीं पे बस में रुकी हुई बस में आप बैठे हो, तो जब बस चलती है तो आप पीछे की ओर जाते हो। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, आप स्थिर रहना चाहते हो। ठीक है, तो वो भी जड़त्व है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट नियम है, दूसरा नियम आता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का मतलब किसी भी बल में परिवर्तन की दर को, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो संवेग का सूत्र होता है P इक्वल टू mv, P संवेग है और m द्रव्यमान है और v वेग है। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन की दर यानी P बराबर mv अपॉन t, इसको क्या कहते हैं अपन, बल कहते हैं। mv अपॉन t को क्या कहते हैं, a। तो P बराबर m में क्या होता है, बल का सूत्र होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिया प्रतिक्रिया का बल। क्रिया प्रतिक्रिया का बल मतलब अगर अपन किसी को एक चनपट देते हैं तो वो भी सामने से एक चनपट हमारे वापस देगा, तो एक क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कोई भी रॉकेट वगैरह अपन छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर धुएं वगैरह या फिर आग द्वारा प्रेशर डालती है। ठीक है, फिर वो ऊपर जाती है। ठीक है, तो यानी वो निश्चित बल लगाती है तो ऊपर जाता है। जैसे आपने किसी दावा को देखा होगा, जब वह दौड़ता है तो वो मिट्टी को पीछे फेंकता है, किसी भी गाय भैंस बकरी जो भी, इसको भी आपने देखा, या आप भी चलते हो तो आप क्या करते हो, मिट्टी को पीछे की ओर धकेलते हो। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल का नियम है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। तो आपको क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। जैसे बंदूक अपन छोड़ते हैं तो पीछे की ओर, सोल्जर की ओर, अपने शोल्डर की ओर, कंधे की ओर थोड़ा बल लगाती है, तो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण वो ऐसा करती है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको क्रिया प्रतिक्रिया। और क्या रह गया, और तो मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं। फिर आती है ध्वनि। ध्वनि मीन्स साउंड। ध्वनि जो भी आवाज अपन सुनते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है। ठीक है, इसमें थोड़ी कान की संरचना वगैरह है जो मैं अभी आपको इतना फास्ट बता नहीं सकता। यानी अपन कैसी कोई चीज़ सुनते हैं, हमारे कानों में कोई आवाज़ आती है, फिर वहाँ पे जो हमारा जो कान का पर्दा होता है, आप जानते हो हमारे कान के अंदर एक पर्दा होता है। ठीक है, वो कंपन करता है, और कोई भी चीज़ कंपन करती है तभी हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपकी स्कूल में जो भी घंटी लगी हुई है तो वो कंपन करती है तभी आपको उसकी आवाज़ आप तक आती है, अदरवाइज आपको नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ध्वनि।
जो ध्वनि है उसकी प्रबलता आयाम पर डिपेंड करती है। आयाम मतलब कोई भी आवाज है तो वो कितनी ज़्यादा होगी, उसके बीच की जो दूरी होती है कितनी मोटी होगी, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितनी देर तक बोलेगी, वो इसका आयाम कहलाता है। तो आयाम को ऐसे डिनोट करती है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर होता है तरंग दैर्ध्य, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कंपन को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका 1/t, टी मतलब आवर्तकाल और इसका मात्रक सेकंड इनवर्स, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड, 1/सेकंड तो सेकंड इनवर्स, ये हो गया तरंग दैर्ध्य, ठीक है। फिर सरेंग गलत ये वगैरह नहीं पूछ जाते एग्जाम में जनरली। फिर आता है हमारा, अपन चलते हैं विद्युत पे। विद्युत किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश का मात्रक हमें पता है क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम/सेकंड, और इसका एक अन्य मात्रक होता है, वो क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, समझ गए। और विद्युत धारा किस में, कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है, एमीटर द्वारा, ओके। फिर आता है विद्युत विभवांतर। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, किसी एकांक आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो V = W/Q, ठीक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और एक अन्य मात्रक क्या होता है, जूल/कूलाम, ठीक है। इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो वोल्ट होता है और एक होता है जूल/कूलाम। ये दो मात्रक है किसके, विद्युत विभवांतर के, ठीक है। ये विभवांतर का है और ये धारा का है। विद्युत विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से, ठीक है। और आपने देखा होगा वो जो आपके जो खेत वगैरह होता है वहाँ पे V द्वारा लिखा होता है वो वोल्ट मीटर होता है, और जो A द्वारा लिखा होता है गोल गोल दो घड़ियाँ होती है वो क्या होता है, एमीटर होता है। खेत वगैरह में आपने देखा होगा उससे ही, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये एक विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये साइन है ये बल्ब का साइन है, ये बंद कुंजी का, इसके बीच में अगर डॉट लगा देंगे तो चालू कुंजी हो जाएगी, यानी ये बटन का साइन है, ये वोल्ट मीटर है, ये स्विच सेल है, और ये क्या है, एमीटर है। एमीटर को हमेशा किस क्रम में संयोजित करेंगे अपन, श्रेणी क्रम में करेंगे, आपको याद रखना है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, समांतर एक के ऊपर एक, वो समांतर क्रम होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रतिरोध। धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिरोध दो प्रकार के अपन संयोजित करते हैं, एक तो ये होता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये R1 प्रतिरोध है या R2 प्रतिरोध है। ये एक सीधी रेखा में संयोजित होता है, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। एक सीधी रेखा में प्रतिरोध का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। प्रतिरोध का जो संयोजन, तो इसका सूत्र होता है R = R1 + R2, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और प्रतिरोध किस मात्रक से दर्शाते हैं, ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, याद रखना है। और एक होता है श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में मैंने बताया था आपको एक के ऊपर एक प्रतिरोध संयोजित होते हैं, ठीक है। यानी ये R1 प्रतिरोध है या R2 प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध का जो कुल प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का संयोजन मैंने बता दिया। प्रतिरोध का मात्रक हमेशा ओम होता है, याद रखना है। फिर आता है ओम का नियम। ओम का नियम कहता है V = IR,
ठीक है। तो v बराबर आई आर, एक ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप कैसे भी कर सकते हो, r इक्वल टू वी बटा आई और i इक्वल टू वी बटा आर। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना है, इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एक v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। और आपको पता है क्या कहता है, एक शक्ति होती है, ठीक है, शक्ति होती है P बराबर v बटा टी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सॉरी, P बराबर डब्ल्यू बटा टी, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति की मात्रा वोल्ट होता है और विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। फिर एक क्या होता है, सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल यानी जो आपको बिजली देते हैं ना, वो सेल होती है, ठीक है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल और एक द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन उनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी जैसे अपन फोन को रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार अपन उन सेलों को दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और एक द्वितीय सेल, वो टॉर्च वगैरह में अपन यूज करते हैं तो प्राथमिक सेल होते हैं, ठीक है। फिर आता है द्वितीय सेल। द्वितीय सेल कौन से होते हैं, जिन्हें हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी जो ऑटोमोबाइल या फिर गाड़ी वगैरह में जो भी बाइक आती है, ठीक है, तो वो द्वितीय सेल आती है। जनरेटर वगैरह में जो भी सेल आती है वो द्वितीय सेल आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपकी ये फिजिक्स इतनी सी थी जो मैंने कंप्लीट करा दिया। और एक थोड़ा बल के बारे में भी है, जैसे बल कितने प्रकार के होते हैं। एक तो चुंबकीय बल होता है, यानी चुंबक होती है, उनके दो सिरे होते हैं, तो ऋणात्मक, ऋण टर्मिनल यानी माइनस, एक होता है धनात्मक यानी प्लस। तो ये दो सिरे होते हैं आपके पास। तो इन दोनों के बीच अगर ये समान चिन्ह वाले यानी धनात्मक सिरे है तो ये दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल मीन्स प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और अगर अलग अलग वाले हैं, जैसे ऋणात्मक है, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको मैंने और बता दिया है। और क्या होता है, और बताइए क्या रह गया। और एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल यानी दो पृष्ठों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं अपन, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। यानी दो पृष्ठों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं अपन, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल दो सतहों के मध्य लगता है। घर्षण बल से अनेक हानि है, वस्तु मतलब घिस जाती है और कुछ हो जाता है, ऊर्जा का हानि होती है, ठीक है। तो घर्षण बल के द्वारा अपन बोर्ड पे लिख पाते हैं। अगर ये बोर्ड चिकना होता है एकदम तो उस पर अपन नहीं लिख पाते। तो घर्षण बल का उदाहरण है ना, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है, ये पेशीय बल है, मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। तो ये बल वगैरह मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया। और मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, कुछ इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स की क्लास थी जो मैंने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है और इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। और अपनी कमेंट बॉक्स में ये टॉपिक जरूर डालना कि मुझे अगला चैप्टर सर ये पढ़ना है। आप जल्द से जल्द इसकी क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो हम यशस्वी योजना की जो भी क्लासेज और भी है, जैसे बायोलॉजी की क्लास है, मैथ्स फिजिक्स मैंने पढ़ाई दिया कंप्लीट, मैथ्स सर पढ़ाई रहे हैं, और अपन जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो सारा एक ही क्लास में निचोड़ डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर से बताइए कि एक चैनल है KMIQ नाम से, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये जो फिजिक्स है, एकदम अच्छे से मैंने आपको पूरी की पूरी फिजिक्स एक ही क्लास में निचोड़ देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये पूरी क्लासें बहुत ही अच्छी और शानदार लगी होगी, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है। मैंने मतलब 2 घंटे बैठकर इसका पूरा कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कौन सा सिलेबस पूछा जा रहा है, कौन से बाहर के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पढ़ाना है, तो ये चीज़ें मैंने बहुत सारी स्टडी करके आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसे मेहनत मत जाने देना, कुछ भी दिक्कत लगाओ तो हमें बता देना हमारे कमेंट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। अगली क्लास में मिलती है, ठीक है। थैंक यू।